हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राज छत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 7 करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं वो सारे जीके क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो जो है ये बेनिफिशियल रहने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो डब्ल्यू पुलिस, एसआई और कांस्टेबल, साथ में डब्ल्यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या किसी भी सेंट्रल या स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस ले रहा है, उन सारे बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द हेडलैम्प्स ऑफ कार इज, मीन्स कारों के हेडलैम्प में किस प्रकार के दर्पण का यूज़ किया जाता है, ये हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन से। हम लोग के पास में एक कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन मिरर, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल मिरर, ये हम लोग के पास में ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण, या तो बोलते हैं हम लोग इसको कनकेव मिरर। बात आई समझ में? तो चलिए देखते हैं जो कनकेव मिरर्स होता है इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो कनकेव मिरर का जो सबसे पहला यूज़ होता है इसका हम लोग करते हैं एज ए सेविंग मिरर के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो यूज़ होता है ना, ये एज ए सेविंग मिरर के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरा एज ए मेकअप मिरर्स के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा देखिए जो डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो भी किस मिरर का यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर्स का यूज़ करते हैं। देखिए जो टॉर्च लाइट, बीम लाइट वगैरह होता है वहाँ पर भी किसका यूज़ होता है, आपका कनकेव मिरर्स का यूज़ होता है। और देखिए जो हम लोग के पास में दूसरा ऑप्शन से कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है और कन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है। देखिए कन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, जो भी इमेज रहता है ना उसको क्या करना, स्मॉल करना, वर्चुअल करना, अपराइट इमेज प्रोड्यूस करना होता है किसका, कन्वेक्स मिरर का काम। बात आई समझ में? तो देखिए जो कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, एज ए रियर व्यू मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? कारों में, ठीक है ना, एज ए रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और साथ साथ में वर्चुअल भी होता है और स्मॉल भी होता है और अपराइट इमेज भी होता है। बात आई समझ में? ये किसका काम होता है, ये फॉर्म करना कन्वेक्स मिरर का काम होता है। और यहाँ ये किसके रूप में इसको यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है एज ए रियर व्यू मिरर के रूप में। बात आई समझ में? और एज ए सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें कौन सा, जो रियर व्यू मिरर होता है ना उसमें हम लोग किस टाइप के मिरर का यूज़ करते हैं, तो आप लोग याद रखना कन्वेक्स मिरर का यूज़ हम लोग करते हैं। बात आई समझ में? या तो बोलते हैं हम लोग इसको उत्तल दर्पण। बात आई समझ में? चलिए बढ़ते आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए। इन इंडिया विच स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कोल, भारत में वो कौन सा राज्य है जिसमें जो सबसे अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन करता है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग देख लीजिए एक बार, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका झारखंड। बात आई समझ में? तो झारखंड जो भारत का राज्य है वो सबसे ज्यादा कोयले का क्या करता है, उत्पादन करता है। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से। द ऑथर ऑफ कादम्बरी वॉच, कादम्बरी के लेखक का नाम हम लोग को बताना है। ऑप्शन से हम लोग के पास में कलहना, बाणभट्ट, भावभूति और हर्षवर्धन। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बाणभट्ट। बात आई समझ में? कादम्बरी के साथ साथ में बाणभट्ट जी ने और एक रचना की है, वो आप लोग को बताना है। तो याद रखना हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की है बोल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हर्षचरित, हर्षचरित, ठीक है। हर्षचरित वॉज ऑल्सो रिटन बाई बाणभट्ट, ठीक है। जो कलहन जी थे, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए कलहन लिखा हुआ है, तो कलहन ने लिखा है आपका राजतरंगिणी, जो हम लोग को बताता है किसके बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है, ठीक है। यदि हम लोग से पूछा जाए हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई बुक, तो याद रखना है रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ बुक जो हर्षवर्धन जी द्वारा लिखे गए हैं। देखिए ये वाला बुक है, देखिए रत्नावली, ठीक है, नागानंदा और प्रियदर्शिका। दीज आर द बुक्स रिटन बाई आपका हर्षवर्धन, ठीक है। और याद रखना जो हर्षवर्धन जी थे वो थे पुष्यभूति डायनेस्टी के सम्राट। चलिए पुष्यभूति साम्राज्य के सम्राट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। विच बेस इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, जो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया होते हैं इसमें कौन सा क्षार पाया जाता है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देखते हैं ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नेशिया होता है इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो याद रखना है सबसे पहले जो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया होता है वो होता है एक नेचुरली ऑकरिंग मिनरल। बात आई समझ में? और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। बात आई समझ में? और इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं स्पेशली किस चीज़ के लिए बोलने से, स्टोमक में जो एसिड फॉर्म होता है उस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं। देखिए
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिड्यूसेस द स्टोमक एसिड, यानी कि जो एसिडिटी होता है ना उसको दूर करने के लिए या उसको कम करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। साथ साथ में जो कॉन्स्टिपेशंस का जो प्रॉब्लम होता है उसको भी दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज एज ए लैक्सेटिव टू रिलीव ऑकेजनल जो कॉन्स्टिपेशंस होता है, कॉन्स्टिपेशंस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। बात आई समझ में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज़ द पावर टू प्रोरोग द लोकसभा, यानी कि लोकसभा को स्थगित करने का या इसको टालने का जो पावर है ना, वो पावर किसके पास में, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन से। तो याद रखना है ऑप्शन से हम लोग के पास में 4, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और द प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के पास में वो पावर है। राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है, टाल सकता है, या चाहे तो वो भंग भी कर सकता है। बात आई समझ में। तो देखिए जो हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, यहाँ ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपका प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है आपका राज्यसभा। बात आई समझ में। और प्रेसिडेंट के पास में वो पावर होता है कि वो चाहे तो क्या कर सकता है, सदन को बुलवा सकता है, समोन कर सकता है, या चाहे तो उसको क्या कर सकता है, प्रोरोग या तो स्थगित कर सकता है, और चाहे तो उसको वो क्या भी कर सकता है, डिजॉल्व भी कर सकता है, यानी कि लोकसभा को भंग भी कर सकता है। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अमोंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दिए गए जो पोषक तत्व है दूध निम्नलिखित में से किसका खराब स्रोत है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए विटामिन सी लिखा हुआ है ऑप्शन में, कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका विटामिन सी होगा। देखिए जो मिल्क होता है, जो दूध होता है ना, वो खराब स्रोत होता है किसका, विटामिन सी का, यानी कि विटामिन सी हम लोग दूध में हम लोग को विटामिन सी नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो विटामिन सी हम लोग को प्राप्त कहाँ से होता है, हम लोग को प्राप्त होता है सिट्रस फ्रूट, जैसे आपका हुआ लेमन, ऑरेंजेस, ये माना जाता है गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हम लोग से पूछा गया है, यानी कि भारत के भूभाग का जो क्षेत्रफल है कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये पूछा गया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। अप्रॉक्स होता ही है आंसर। देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यानी कि आपका होगा ओवरऑल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर होता है। स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाए तो ये भारत के टोटल एरिया, यानी कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल इतना स्क्वायर किलोमीटर है। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते, आप लोग एक बार देख लेना इसको, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते, लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर एक्सटिंग्विशर्स एमिट व्हिच गैस, देखिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, यानी कि जो अग्निशामक जो यंत्र होता है उससे कौन सी गैस निकलती है, ये हम लोग का क्वेश्चन से। ऑप्शन से हम लोग के पास में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाइट्रोजन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मीन्स गाड़ी के धुएं से निकलने वाली पॉइजनस गैस कौन सी होती है, पूछा जाता है एग्जाम में। कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, वो पॉइजनस गैस जो गाड़ी के धुएं से निकलती है। बात क्लियर। ये क्यों पॉइजनस होती है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है ना, उसको रिड्यूस कर देता है कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए दिस इज वेरी वेरी पॉइजनस गैस। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से। अजंता एंड एलोरा केव्स आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए जो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चंस ये हम लोग के पास में। ऑप्शंस केरला, ओडिशा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र। बात आई समझ में। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार यहाँ से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से पढ़ना। एलोरा इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है ये एलोरा। समझ में आया। कहाँ पर लोकेट है ये, आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। क्लियर। आप लोग एक बार देखना इस चीज़ को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखने की कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10। पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट। ये दिया जाता है आपका लिटरेचर और जर्नलिज्म में, ठीक है। कहाँ पर,
यानी कि साहित्य और पत्रकारिता में इसको दिया जाता है, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है आपका पुलित्जर प्राइज। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू मेक यूज ऑफ आर्टिलरी इन वॉरफेयर इन मेडिएवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत में, ठीक है ना, युद्ध में तोपखाने का उपयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन से नहीं किया था, नहीं, ये किया था होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बाबर, ठीक है ना, क्या होगा, बाबर, या बाबर ने किया था सबसे पहले युद्ध में तोपखाने का यूज। क्लियर। चलिए हम लोग जानते हैं एक दो फैक्ट बाबर के बारे में। अब देखिए जो बाबर है ना, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। बाबर का जो शासनकाल रहा वो 1526 से लेकर 1530 तक का रहा। आप लोग एक बार देख लेना, साथ के साथ में नोट भी करते जाना है। उनका जो जन्म हुआ था वो 483 में हुआ था। कहाँ पर, फरगना, जो कि कहाँ पर है, तुर्की में है। उनके पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा, याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। उन्होंने 14 साल की उम्र में क्या बना था, वो देखिए, वो बना था फरगना का क्या रूलर बना था, ठीक है ना। और 1504 में उन्होंने कैप्चर किया था किसको, काबुल को, और कांधार को कैप्चर किया था। उन्होंने टाइटल लिया था क्या, बादशाह या पातशाह का टाइटल लिया था उन्होंने, ठीक है ना। और उनका एक टाइटल है, याद रखना, ये जो कालंदर जो टाइटल है ना, कालंदर, जालंधर नहीं है, कालंदर, KALANDHAR, कालंदर वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय हिज सिटीजन्स, यानी कि उनके लोगों ने उनको एक टाइटल दिया जिसका नाम क्या है, कालंदर, यानी कि उनको कौन सा टाइटल दिया गया था, लोगों के द्वारा कालंदर का टाइटल दिया गया था, ठीक है। उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, कौन सी, नाम क्या है, तुजुक-ई बाबुरी, याद रखना, तुर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना। उनका जो पहला बैटल था, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, कहाँ, पानीपत कहाँ पर है, हरियाणा में, किस नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में स्थापना किया था किसका, मुगल वंश का, ठीक है ना, यानी कि मुगल डायनेस्टी का। और उसने इस युद्ध में यूज़ किया था क्या, तुलगामा वॉर पॉलिसी को यूज़ किया था इन्होंने। और ये आदमी बना था क्या, फर्स्ट टू यूज़ कैनन एंड एक्सप्लोसिव इन वॉरफेयर, यानी कि युद्ध में तोप खाने को यूज़ करने वाला पहला आदमी बना था कौन, बाबर। बात आई समझ में। तो बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था, 1527 में हुआ था। उन्होंने क्या किया, राणा संगा को हराया बैटल ऑफ खानवा में, ठीक है ना। बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था 1528 में, याद रखना है, ठीक है ना। उन्होंने मेदनी राय को हराया था, किसको हराया था, मेदनी राय को, ठीक है ना। बैटल ऑफ घाघरा हुआ था कब, 1529 में। उन्होंने किसको हराया, देखिए, डिफीटेड अफगानी महमूद लोदी को उन्होंने क्या किया था, जो कि इब्राहिम लोदी का ही भाई हुआ करता था, ठीक है ना। उनको हराया था बाबर ने बैटल ऑफ घाघरा में। बात आई समझ में। देखिए उनका जो मृत्यु हुआ वो हुआ था आपका 1530 में, एंड ही वॉज फर्स्ट बरीड एट आगरा। देखिए उसको पहले कहाँ पर दफनाया गया था, उनको आगरा में दफनाया गया था, और बाद में उसको शिफ्ट कहाँ पर करवाया गया, काबुल में शिफ्ट करवाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को जानना जरूरी है बाबर के बारे में। चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए खारडुंगला पास, यानी कि जो खारडुंगला दर्रा है ना, ऑफ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस इज इन द स्टेट ऑफ, प्रसिद्ध है पर्यटक आकर्षण के लिए, वो किस राज्य में, ठीक है ना। ये हम लोग से पूछा गया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लद्दाख। देखिए जो खारडुंगला पास है ना, ये आपका कहाँ पर है, लद्दाख में। चलिए अब देखिए लद्दाख में कौन कौन सा पास है मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। देखिए द फेमस माउंटेन पासेस ऑफ लद्दाख, आप लोग को याद रखना है चांगला पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चांगला पास, जोजिला पास, ठीक, खारडुंगला पास, बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है, क्लियर। फोटुला पास, पेंसिल्ला पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर पेंसिला तो नहीं है, लेकिन पेंसिल्ला पास, ठीक है ना। काराकोरम पास, ये सारे के सारे वो पास है जो लद्दाख में आपका। देखिए यदि मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर देखिए कौन कौन सा पास है, बनिहाल पास, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बनिहाल पास याद रखना है आप लोग को। और देखिए यहाँ पर पीर पंजाल पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पीर पंजाल पास आपका बनिहाल पास, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा आपका उत्तराखंड में देखिए कौन कौन सा पास है, लिपुलेख पास उत्तराखंड, माना पास, मांगसा धूरा, ठीक है ना, नीति पास पूछा जाता है एग्जाम में, माना पास, लिपुलेख पास, म्यूलिंग पास,
ये आपका उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है, आप लोग देख लेना। और ये लिपुलेख पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पॉइंट है किसके बीच में, उत्तराखंड, इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में। बात आई समझ में। अब देखिए जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। हिमाचल प्रदेश का याद रखना BRDS, BRDS, देखिए BRDS मीन्स बारालाचा पास, रोहतांग पास, देवसा पास और सिपकिला पास, याद रखना है। देखिए बारालाचा पास, देवसा पास, रोहतांग पास और सिपकिला पास, BDRS या BRDS। बात आई समझ में। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है एग्जाम में ये। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करना और देख लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन्स। मीन्स भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त में कानूनी सहायता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन से आर्टिकल 44, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 35A, आर्टिकल 44 दोबारा लिख दिया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आर्टिकल जो 44 है ना, ये बताता है हम लोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। किसके बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखना, मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद में। और जो आर्टिकल 39A, ये आपको बताता है किसके बारे में, देखिए सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, यानी कि प्रमोट्स करता है किसको, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को। अब ये लीगल एड का मतलब होता है, फ्री लीगल एड का मतलब होता है फ्री में क्या करना, कानूनी सहायता प्रदान करना। किसको बोलने से, गरीबों को, और खासकर उन सारे लोगों को जो समाज में क्या है, जो वीकर सोसाइटी से बिलोंग करता है, ठीक है, उन सारे लोगों को क्या करना, कानूनी सहायता प्रदान करना होता है फ्री लीगल एड का मतलब। बात आई समझ में। चलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता क्या है, देखिए देश के हर एक नागरिक के लिए ना एक समान कानून का होना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, इससे कुछ ताल्लुक नहीं रखता है, ठीक है ना। यानी कि फिलहाल तो हमारे देश में ना सभी धर्मों के लिए अलग अलग प्रकार के क्या है, लॉ है, अलग अलग प्रकार के क्या है, कानून है। लेकिन जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो याद रखना सभी धर्मों के लिए एक जैसा ही कानून बनेगा। बात आई समझ में। यही होता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सनसेट लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई, सनसेट लॉ को किसने लागू किया था, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है। ऑप्शन से लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक एंड लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना, 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है ना, यानी कि भारत में सिविल सर्विसेज का जनक किन को बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। और साथ साथ में आप लोग को क्या याद रखना है, देखिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, कब, 1793 में। ये भी आप लोग को याद रखना है, 1793 में उन्होंने क्या किया था, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। चलिए हम लोग जानते हैं एक दो फैक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बोला जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बात आई समझ में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत से सती प्रथा को ख़त्म किया, ठीक है ना, और इसका उनका साथ दिया था उस समय राजा राम मोहन रॉय ने। क्लियर। और जो ठग सिस्टम था भारत में, उस ठग सिस्टम को भी उन्होंने क्या किया था, एबोलिश किया था, भारत से हटाया था, ठीक है। जो कलकत्ता में जो मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, ठीक है ना। और इंग्लिश को बनाया था क्या, कंपलसरी इन हायर एजुकेशन, यानी कि इंग्लिश को क्या बनाया, देखिए इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशनल वॉज मेड बाई हिम, ठीक है ना। इंग्लिश को कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया गया था हायर एजुकेशन के लिए, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। बात आई समझ में। चलिए लॉर्ड डलहौसी को देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, देखिए द फर्स्ट रेलवे लाइन जो है ना 1853 में ये ओपन किया गया था, कहाँ से कहाँ तक, बम्बई से थाने तक, ठीक है ना। तो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कोलकाता टू आगरा इन 1853, देखिए टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौसी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यस ये तो सबको पता ही है, लॉर्ड डलहौसी, ठीक है ना। फर्स्ट कहाँ पर लगा था, सतारा में। देखिए उन्होंने क्या किया, ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, उसको क्या किया, स्टार्ट करवाया, चालू करवाया, ठीक है। इस्टेब्लिश उसने क्या किया, देखिए पोस्टल सिस्टम। बात आई समझ में। पोस्टल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। और वुड डिस्पैच एजुकेशनल रिपोर्ट भी उन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, पारित हुआ था, ठीक है ना। और देखिए उन्होंने क्या किया था, ही पास्ट विडो रीमैरिज बिल। देखिए विडो रीमैरिज बिल जो था ना, उसको भी किसने पास किया था, लॉर्ड डलहौसी ने। याद रखना, ये मैंने पहले भी आप लोग को बता के रखा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एंड जमींदारी सिस्टम्स, ठीक है, उन्हीं ने इंट्रोड्यूस करवाया था।
बात आई समझ में। अब देखिए पुलिस रिफॉर्म सिस्टम्स जो है ना वो भी उन्हीं के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और पुलिस रिफॉर्म्स, ठीक है ना, वो भी किसने करवाया था, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही। और सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इसलिए तो उनको जनक बोला जाता है सिविल सर्विसेज का। चलिए बढ़ते आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच रूलर हैड अ परमानेंट आर्मी इन एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल में किस शासक के पास में स्थायी सेना थी, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन से, तो याद रखना है। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बिंबिसार, ठीक है ना। इनको बोला जाता है सैन्य, किस नाम से बुलाया जाता है इसको, सैन्य के नाम से बुलाया जाता है, याद रखना। ये थे हरियंका वंश, जो कि मगध का पहला वंश था, उसके संस्थापक, बात आई समझ में, बिंबिसारा। और वो थे गौतम बुद्ध के समकालीन, याद रखना, बिंबिसारा वॉज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन चाइना, यानी कि चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन से, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका यारलुंग सांगपो। चलिए देखते कि हम लोग कहाँ कहाँ पर इसको किन किन नाम से बुलाते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो नाम है इनको ये मिलता है आसाम के गुवाहाटी में, कहाँ पर मिलता है, गुवाहाटी में मिलता है। द ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड यारलुंग सांगपो इन तिब्बत, ठीक है, वो इसको बोला जाता है ट्रांस बाउंड्री रिवर बोला जाता है, क्योंकि ये 3 देशों से होके बहती है, एक तो आपका तिब्बत, दूसरा हुआ आपका इंडिया और तीसरा हुआ आपका बांग्लादेश, बात आई समझ में। अब देखिए इनको बोला जाता है सियांग और दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश में। जब ये नामचा बारवा से क्या लेते हैं, यू टर्न लेती है, यू टर्न लेके कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इनको बोला जाता है सियांग या तो दिहांग रिवर बोला जाता है, ठीक है ना। लुइथ या दिलाओ बोला जाता है कहाँ पर, आसाम में, ठीक है ना, एक प्रकार का ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो फ्लो होती है कहाँ पर, तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश में, बात आई समझ में। और ये 9th लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में, क्लियर। चलिए सोर्स क्या है इसका, हिमालय, कहाँ से निकलती है बोलने से ये होगा आपका चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वेयर इज द सोला ग्रासलैंड फाउंड इन इंडिया। सोला ग्रासलैंड कहाँ पर मिलता है इंडिया में, याद रखना, ये साउथ में मिलता है, यानी कि साउथ इंडिया में मिलता है, साउथ इंडिया में मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वेस्टर्न घाट, क्या होगा, वेस्टर्न घाट होगा। अब देखिए सोला ग्रासलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे आर फाउंड ओनली इन साउथ इंडिया। देखिए कहाँ पर मिलता है, केवल साउथ इंडिया में मिलता है, एंड साउथ वेस्टर्न घाट पे कहाँ पर, ठीक है, किस किस स्टेट में है, देखिए स्टेट्स कौन कौन से स्टेट कर्नाटका है, केरला है और तमिलनाडु है, ठीक है। नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट। देखिए विश्व में कहीं पर भी इस प्रकार का फॉरेस्ट नहीं है, सोला फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, सोला फॉरेस्ट है। दो मैं यहाँ पर इमेज लेना तो भूल गया, चलिए कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द साइट ऑफ इंटेलिजेंस इज सिचुएटेड इन। देखिए जो इंटेलिजेंस, जो बुद्धि का जो स्थान होता है ना, वो कहाँ पर होता है, ये हम लोग से पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन से सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला एंड थैलामस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेरेब्रम, ठीक है। अब देखिए जो सेरेब्रम होता है ना, ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, क्या होता है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। देखिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये आपका सेरेब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि जो सेरेब्रम होता है इसका काम क्या होता है, ये करता है आपको क्या, इनिशिएट एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट को इनिशिएट या कोऑर्डिनेट करता है, और रेगुलेट करता है किस चीज़ को, टेम्परेचर को, और ये इनेबल्स करता है किस चीज़ को, स्पीच को, जजमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे के सारे चीज़ किससे रिलेटेड है बोलने से आपका सेरेब्रम से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए सेरेबेलम, सेरेबेलम कहाँ पर है, यहाँ पर है, दिख रहा है ना, ये देखिए सेरेबेलम, क्लियर, ये आपका सेरेबेलम है। अब ये होता है ना, ये क्या होता है बताइए, ये होता है हमारे लिटिल ब्रेन का पार्ट, ठीक है ना। देखिए इट इज़ ए पार्ट विच स्टैंड्स फॉर लिटिल ब्रेन, देखिए विच स्टैंड्स फॉर लिटिल ब्रेन का पार्ट होता है क्या आपका सेरेबेलम, ठीक है। और इसका मेन काम होता है क्या करना, मोटर कंट्रोल करना, क्लियर, मोटर कंट्रोल में ये काम आता है। चलिए अब हम लोग के पास में तीसरा ऑप्शन क्या, मेडुला ऑब्लोंगटा, इसका काम क्या होता है, ये करता है इनवॉलंटरी एक्शंस, मीन्स दैट विच इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल कौन करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम होता है किसका, मेडुला ऑब्लोंगटा का, बात आई समझ में। अब देखिए एक्शन सॉचेस क्या होता है, आप हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे वो चीज़ें जिसको हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है ना। यानी कि इनवॉलंटरी जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन से उस इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मेडुला ऑब्लोंगटा का होता है, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक, यानी कि वो निम्नलिखित में से वो कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे गर्दन पर स्थित होती है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ऑप्शन से पैनक्रियाज, थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है? नेक में होता है। क्लियर है। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे ब्रेन में एक पी साइज ग्लैंड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और याद रखना इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मास्टर ग्लैंड। ठीक है ना। एड्रेनल ग्लैंड ये हमारे किडनी के जो बोथ साइड जो किडनी है उसके ऊपर रहता है, जो ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, और ये एड्रेनालाइन हार्मोन को क्या करता है? सिक्रेट करता है। ये भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियास, ये पेनक्रियाज इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही होता है पेनक्रिया। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको पेनक्रियाज के बारे में। देखिए पेनक्रियाज इज एन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ एंडोक्राइन ऑफ वर्टेब्रेट्स। देखिए इट इन वुमेन इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टोमक। ये कहाँ पर होता है? आपका स्टोमक के पीछे पाया जाता है आपका पेनक्रियाज। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसका देखिए फंक्शंस, द पेनक्रियाज इज बोथ एन एंडोक्राइन एंड ए डाइजेस्टिव एक्सोक्राइन फंक्शन। देखिए इसका दोनों ही काम होता है, एक तो एंडोक्राइन भी करता है, एक तो एंडोक्राइन भी होता है, दूसरा होता है आपका एक्सोक्राइन भी। ठीक है ना। अब देखिए एज एन एंडोक्राइन ये क्या करता है? इट मोस्टली रेगुलेट क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है और सिक्रेट करता है कौन सा हार्मोन? देखिए एंडोक्राइन है तो ये हार्मोन को सिक्रेट करेगा। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन को। ठीक है, ग्लूकागोन। देखिए यहाँ पर। ठीक है ना, सोमाटोस्टैटिन। देखिए सोमाटोस्टैटिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और ये एज एन एक्सोक्राइन क्या करता है? देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड ये क्या सिक्रेट करता है? देखिए सिक्रेटिंग पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर है। और ये क्या करता है? देखिए ब्रेक डाउन करता है किस चीज़ को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज किस प्रकार का ग्लैंड है बोलने से याद रखना, ये एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेज इज द मोस्ट यंगेस्ट रेंजेज। ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सबसे युवा श्रेणी है? तो ऑप्शन से हम लोग के पास में अरावली, विंध्याचल रेंज, हिमालय और ईस्टर्न घाट है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका द हिमालय। याद रखना हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं अरावली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। अरावली देखिए, अरावली इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन है। अब इसका जो फैलाव है ये होता है आपका स्टार्ट दिल्ली से। ठीक है ना, दिल्ली से लेकर देखिए कहाँ तक? हरियाणा, राजस्थान, और ये कहाँ तक है इसका जो फैलाव? गुजरात तक है। और एक क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम में, जो अरावली का जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, वो अरावली का जो हाईएस्ट पीक है ना उनका नाम क्या है? तो याद रखना गुरु शिखर है। कहाँ पर है बोल के पूछा जाता है एग्जाम में? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अ पर्सन्स अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। देखिए वो भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है या कौन सा अनुच्छेद हो जो किसी भी व्यक्ति को दोहरे संघर्ष से क्या करता है? बचाता है। ऑप्शन से हम लोग के पास में आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 20। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 बताता है हम लोग को क्या? प्रोटेक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज है। क्लॉज ए बताता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आर्टिकल क्लॉज बी बताता है आर्टिकल 20 का नो डबल जियोपार्डी, एंड क्लॉज सी बताता है क्या? नो सेल्फ इनक्रिमिनेशंस। बात आई समझ में? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है यदि आप आज आपने कोई ऑफेंस किया हो तो आपको ना आज के लॉ के हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि आगे जाके क्या होता है, लॉ चेंज होता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह बताता है आपका आर्टिकल जो 20 का क्लॉज ये बताता है। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नो डबल जियोपार्डी, यानी कि सेम ऑफेंस के लिए आप लोग को बार बार सजा नहीं दिया जाना चाहिए। तो यही बचाता है कौन? आपको आर्टिकल 20। ठीक है ना, दोहरे संकट से बचाता है। तो देखिए आर्टिकल 23 क्या बताता है? देखिए आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है किस चीज़ को? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। देखिए ठीक है ना, यानी कि द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इस प्रकार का जबरदस्ती लिया हुआ कोई भी श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। देखिए ये आर्टिकल 23 है। ठीक है ना, प्रोहिबिट करता है किसी चीज़ को
ट्रैफिक मीन्स मानव में अत्याचार और किसी को काम करने के लिए ज़बरदस्ती ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। आर्टिकल 22 यहाँ पर यहाँ से आप लोग देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए तो ऑर्गेनिक एसिड होगा आपका एसिटिक एसिड, ठीक है ना, CH3COOH, CH3COOH ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, आपका याद रखना है। CH3COOH एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, ठीक है ना। ये होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड। चलिए मैं दिखा देता हूँ ऑर्गेनिक एसिड क्या कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड होते हैं हम लोग के पास में। देखिए ये देखिए लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, यूरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना HCl, ये हमारे स्टोमक में भी पाया जाता है। तो मानो स्टोमक में कौन सा एसिड मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है किंग ऑफ ऑल एसिड, याद रखना किंग ऑफ ऑल एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच इंडियन रूलर डिड इब्न बतूता विजिटेड इंडिया इन द 14th सेंचुरी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है ना। आप लोग को आंसर पता होगा, कौन होगा आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। बात क्लियर, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक टाइम्स, ठीक है। चलिए देखते एक दो को फैक्ट जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उनका जो शासनकाल रहा वो 1325 से लेकर 1351 तक रहा, ठीक है ना। वो था सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, नोन एज, उनको बचपन में किस नाम से जाना जाता था, जोना खान। पूछा जाता है एग्जाम में, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था, जोना खान, ठीक है ना। ही इज़ नोन एज इंसेल सुल्तान, यानी कि उसको पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, या तो वाइजेस्ट फूल बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, पढ़ा लिखा बेवकूफ़। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरेबियन एंड द पर्शियन लैंग्वेज। देखिए वो जाना जाता था स्पेशली अरबी और फारसी भाषा के लिए या पर्शियन लैंग्वेज के लिए जाना जाता था, ठीक है ना। अब देखिए अफ्रीकन ट्रैवलर और कौन, इब्न बतूता केम इंडिया इन 1333 हु वॉज अपॉइंटेड एज काजी। उसको एक काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो कि रिलीजियस जस्टिस था। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक जी के द्वारा, ठीक है। ही हैड द बिगेस्ट एम्पायर, उनके पास में बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, एंड बिगेस्ट पेड आर्मी इन द दिल्ली सल्तनत। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु ट्राइड टू प्रोहिबिट सती सिस्टम। देखिए सती सिस्टम्स को रोकने का सबसे पहला जो काम था ना, वो उन्हीं ने ही किया था, स्टार्ट किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा, याद रखना। और जो सती सिस्टम्स है उसकी जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है, एरन इंस्क्रिप्शंस के बारे में, जो किसके द्वारा लिखा गया था, गुप्त काल में भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही इश्यूड करेंसी नोन एज, उन्होंने एक करेंसी इश्यू किया था जिसको हम लोग बोलते हैं करेंसी, दोकानी करेंसी। किसने इशू किया था बोल के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते लेते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखिए निम्नलिखित में से जो तापमान का जो SI मात्रक है ना वो क्या है, केल्विन, कैंडेला, थर्मोमीटर एंड एम्पियर। याद रखना केल्विन, केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए एम्पियर है आपका इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट, ठीक है ना। कैंडेला ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है क्या, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन। देखिए जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। हम लोग किस नाम से जानते हैं, टीयर ग्लैंड, ठीक है। यदि टीयर ग्लैंड है या टीयर ग्लैंड है तो 100% ये कहाँ पर होगा, आई में होगा। तो ये कहाँ पर रहती है, नेत्र कक्षा में, ठीक है ना, सिचुएटेड इन आई ऑर्बिट। क्लियर। चलिए आप लोग को मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। लैक्रिमल ग्लैंड सीक्रेट्स, देखिए लैक्रिमल फ्लूइड ऑन इन सरफेस, देखिए कहाँ पर होता है, ये देखिए आई में। क्लियर है। इट फॉर्म्स टीयर्स व्हेन प्रोड्यूस इन एक्सेस। देखिए जब ये ज़्यादा होती है ना तो यहाँ से क्या निकलती है, आंसू निकलती है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया। देखिए जो ऑस्ट्रिया उसकी करेंसी क्या है, ठीक है ना, इसकी मुद्रा क्या है, तो पेसो, डॉलर, यूरो एंड पाउंड है, ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, यूरो। क्लियर। चलिए
अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बोला जाए तो फिर डॉलर होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रिया है तो ऑस्ट्रिया क्या होगा बताइए, यूरो होगा। क्लियर है ना। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पेसो कहाँ कहाँ का है। देखिए जो अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना का पेसो है, चाइल का पेसो, कोलंबिया का पेसो देखिए, ठीक है ना, कोलंबियन पेसो है। क्यूबा देखिए, क्यूबियन पेसो देखिए, कहाँ कहाँ कर, मैक्सिको देखिए, मैक्सिकन पेसो है, फिलीपींस का पेसो, सारे के सारे पेसो है। अब डॉलर वाले भी देख लेते हैं। देखिए डॉलर कहाँ कहाँ का है, जो करेंसी डॉलर है ना वो किस किस देश का है, देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्लियर, कैनेडियन डॉलर, हांगकांग डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, सिंगापुर डॉलर, न्यू ताइवान डॉलर, ये सारे के सारे डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, क्लियर। चलिए अब पाउंड देखते हैं कहाँ कहाँ का है। यूके का देखिए, इजिप्ट, यूके, इजिप्ट, ठीक है ना, साउथ सुडान, सीरिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, आप लोग एक बार देख लेना इसको, क्वेश्चन बनाया जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, फर्स्ट नॉन सिटीजन्स टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। सबको पता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले जो गैर नागरिक थे यानी कि नॉन सिटीजन्स थे वो कौन थे, आप लोग को पता भी होगा, नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान। और इन्होंने 1929 में एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, 1929 में, ठीक है। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसको हम लोग जानते हैं खुदा एक खिदमतगार, किस नाम से जानते हैं, खुदा एक खिदमतगार, ठीक है ना। खुदा एक खिदमतगार वॉज द मूवमेंट स्टार्टेड बाई खान अब्दुल गफ्फर खान। इनको जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से, या तो हम लोग बोलते हैं इनको सीमांत गांधी, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, सीमांत गांधी। देखिए इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्या, खुदाई खिदमतगार। चलिए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। खुदाई खिदमतगार देखिए, जिसका मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ठीक है। कब किया था, 1929 में, क्लियर, खान अब्दुल गफ्फर खान। बात आई समझ में। चलिए 1929 में इन्होंने क्या किया था, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को स्टार्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, जो सौर ऊर्जा होता है ना ये किस कारण से होता है। तो ऑप्शन से हम लोग के पास में केमिकल रिएक्शंस, कंबुस्टन रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशंस रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हम लोग के पास में ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। सौर ऊर्जा का मतलब होता है वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो हम लोग को सन से प्राप्त होती है, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सोलर एनर्जी। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के कारण। देखिए द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज नोन एज, जो एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस एनर्जी इज जनरेटेड इन द कोर ऑफ द सन एंड द प्रोसेस इज नोन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, क्लियर है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 29। विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, किस शहर को अरब सागर की रानी बोला जाता है, ठीक है, केरला, कोची, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोची, कोची इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है ना। चलिए देखिए, कोची इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है ना। कोची वॉज एन इंपॉर्टेंट स्पाइस ट्रेडिंग सेंटर, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइस ट्रेडिंग सेंटर ऑफ इंडिया, कोची, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना किसको गर्म करके बनाया जाता है, जैसे ऑप्शन से हम लोग के पास में ग्रेफाइट, जिप्सम, जिंक एंड लेड, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जिप्सम। जिप्सम्स को हीट करके क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रोड्यूस किया जाता है, क्लियर है ना। चलिए दिखा देता हूँ कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये भी पूछा जाता है, जिप्सम्स का केमिकल फॉर्मूला बताइए बोल के पूछा जाता है, ठीक है ना। सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला बताइए बोल के पूछा जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पर मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्ट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोला जाता है, देखिए कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पर मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्ट, क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसको देखिए प्रिपेयर किया जाता है कैसे, हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करके हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रोड्यूस करते हैं। जिप्सम मीन्स CaSO4 2H2O, क्लियर है ना। एट 120
डिग्री सेल्सियस में इन रोटरी नीन वेयर इट गेट्स पार्शली डिहाइड्रेटेड। क्लियर है ना। इसको कितने डिग्री तक हीट किया जाता है? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं आज के सेशंस को। और एक चीज़, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को ना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।